हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द आरसी सर्किट। अभी तक हमने जो भी सर्किट एनालिसिस किया वहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि सर्किट में केवल डीसी सोर्स और रेसिस्टेंस कनेक्टेड था, और हमें ये पता है कि रेसिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट अगर सर्किट में मैं कैपेसिटर एज्यूम कर रहा हूँ या फिर इंडक्टर एज्यूम कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है कि द कैपेसिटर मीन्स, अगर हमारा कोई मान लीजिए कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वहीं पर अगर मैं इंडक्टर में भी देखूं तो इंडक्टर में भी क्या कर रहा है, वोल्टेज और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ तो एक रेसिस्टेंस की तरह नहीं है। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट ये अगर मेरा रेसिस्टेंस है और यहाँ पे जैसे ही मैं सोर्स को कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने सोर्स को कनेक्ट किया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, it means the resistance will take no time, or we can say zero time to flow this current. But in case of a capacitor or in case of a inductor, क्या हो रहा है आपका, the capacitor takes some time to charge or discharge। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी करंट कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो कराना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, इट विल टेक सम टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, मतलब वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ ए इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में भी यही चीज होता है कि इंस्टेंटेनियसली हम कोई भी वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू परफॉर्म द टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर, और वी कैन से द ग्राफ फॉर द वोल्टेज, जैसे मैंने कैपेसिटर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का हमें एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, सिमिलरली आई कैन डू द एनालिसिस फॉर कैपेसिटर करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आल्सो। ठीक है, तो कोई भी एनालिसिस जो मैं टाइम के साथ कर रहा हूँ, भले वो वोल्टेज है, करंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस है या इंडक्टर के अक्रॉस है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, दैट कम्स अंडर द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द आरसी सर्किट। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको टाइम डोमेन एनालिसिस आरसी सर्किट का डिस्कस करूंगा और क्या कैसे स्टेप हम फॉलो करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस, जैसा कि आप लोगों को क्लियर है, टाइम के साथ हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, या तो वीसी का या आईसी का, मींस कैपेसिटर वोल्टेज का या कैपेसिटर करंट का। ठीक है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस करने के लिए मैं एक सर्किट एज्यूम करता हूं। सो आई एम कंसीडरिंग ए सर्किट, कंसीडर ए आरसी सर्किट। ठीक है, और आपके सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट ही एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग ए आरसी सर्किट दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, एक रेसिस्टेंस होगा और एक ही कैपेसिटर होगा। द ऑर्डर ऑफ द सर्किट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ द कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर है तो क्या होगा, आपके सर्किट में फर्स्ट ऑर्डर होगा, और अगर एक दो कैपेसिटर है तो सेकेंड ऑर्डर होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट एज्यूम किया। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट यहाँ पर एज्यूम किया, और इसको मैंने क्या किया, दिस इज वोल्टेज बी, इनपुट डीसी वोल्टेज जो मैंने इसके अक्रॉस अप्लाई किया है। और ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये एक स्विच है। स्विच का क्या मतलब है कि इनिशियली जो कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्टेड है इस वोल्टेज सोर्स से, बट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, इस स्विच को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। तो जैसे ही स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। अगर मैं इसको टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा और ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं देखता हूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैं स्विच को क्लोज कर रहा हूँ। पहले कैपेसिटर क्या था, इनिशियली डिस्चार्ज था। ठीक है, जैसे मैंने स्विच को कनेक्ट किया, इस ये वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज भी है और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, जीरो, तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये वोल्टेज, ये कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज जब वी हो जाएगा, तब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया कि कैसे वर्किंग है। अब अगर यहाँ पर हमें टाइम डोमेन एनालिसिस एज्यूम करना है तो उसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे।
तो मैंने मान लिया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दिस स्विच इज क्लोज्ड। तो सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज द वोल्टेज across capacitor means VCT, voltage across capacitor at time t is equal to 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है कि जस्ट इस स्विच को क्लोज करने से पहले कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था। तो मुझे पता है ये कैपेसिटर क्या है, इनिशियली डिस्चार्ज है, सो VCT इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज इनिशियली कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज कर लीजिए या फिर कह लीजिए कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, बोथ के साथ पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू माइनस में, मतलब स्विच को कनेक्ट करने से पहले ये अनचार्ज है, तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC एट 0 प्लस। 0 प्लस मीन्स जैसे ये स्विच कनेक्ट हुआ तब यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन द वोल्टेज। सडन चेंज नहीं कर सकता रेसिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटर अगर सडन चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब VC 0 प्लस, यानी जस्ट स्विच क्लोज करने के बाद भी इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि ये सडन चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट। अब इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्विच क्लोज होने के बाद, ये स्विच क्लोज हो गया मतलब ये ऐसा सर्किट बन गया। ठीक है, स्विच क्लोज हो गया मतलब पाथ कंप्लीट हो गया। अगर ये पाथ कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ एक करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट को मैंने आई ले लिया। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं KVL लगाता हूँ, तो इफ आई एम अप्लाइंग KVL अक्रॉस RC सर्किट, KVL across RC सर्किट, तो क्या होगा देखिए, इफ आई एज्यूम दिस वोल्टेज इज VR, वोल्टेज अक्रॉस VR प्लस VC, VR प्लस VC इज इक्वल टू V। ठीक है, अब VR को मैं क्या लिख सकता हूं, I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस, देखिए VC को भी मैं लिख सकता था IC करंट, लेकिन मैं वो चीज चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको VC रहने दूंगा। मैं बता रहा हूं क्यों, इज इक्वल टू V। अब I कौन सा करंट है, I सेम करंट है जो रेसिस्टेंस में से भी फ्लो हो रहा है और कैपेसिटेंस में भी फ्लो हो रहा है। तो I को मैं क्या लिख सकता हूं, IC करंट लिख सकता हूं। सो सिंस I इज इक्वल टू IC, IC मीन्स करंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो मैं आई की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, सिंपली आई एम पुटिंग आई इज इक्वल टू आई सी। तो मेरा जो इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा आई सी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू वी। ठीक है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करना है, वीसी केवल सर्किट में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जो टाइम डोमेन एनालिसिस निकालनी है वो कैपेसिटर वोल्टेज की निकालनी है। तो आईसी को भी मुझे कैपेसिटर वोल्टेज में एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता है द कैपेसिटर वो द करंट अक्रॉस कैपेसिटर, द करंट अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी अपॉन डी टी। ये इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर आई सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मेरा इक्वेशन जो आ जाएगा, जो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग both side both sides by RC। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है DVC अपॉन DT, इसको मुझे RC से यहाँ से फ्री करना है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन आपका DVC अपॉन DT प्लस VC अपॉन RC इज इक्वल टू V अपॉन RC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये एक स्टैंडर्ड
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। So this equation is first order डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमारा एक्सप्रेशन जो है VCT का आएगा, डिफरेंशियल, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। अब आपको जैसा कि पता है, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, उससे कंपेयर करता। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, di/dt प्लस PI इज इक्वल टू Q। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा, वैसे तो आपने मैथ में पढ़ा हुआ है। अब अगर यहां से मैं कंपेयर करूं तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें बेसिकली अगर हम इसका सोल्यूशन निकाले तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस IT जो होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके लिए होता है e⁻⁻ माइनस PT। correct, this is the standard form and pi is the value of pi particular integral क्या होता है, pi is the value of it, pi is the value of it when this t tends to infinity। ठीक है, जब t infinity होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। करेक्ट। अब ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप अपने प्रीवियस जो 12th में आपने पढ़ा है वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको समझाता हूँ, di/dt प्लस PI इज इक्वल टू Q, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन जो है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और PI को ऐसे। अब एग्जैक्टली देखिए, अगर मैं इस सर्किट में देखूं, यहां पर देखूं, तो ये जो CF प्लस PI है, इसी तरह से इसका सोल्यूशन भी हो सकता है, VCT इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब हमें यहाँ पर सर्किट के लिए समझना होगा कि CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो CF को हम क्या कहते हैं, CF इज नोन एज CF इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, is known as the natural response ठीक है, इसको नेचुरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं, अपॉन दिस इज ऑल्सो नोन एज सोर्स फ्री रिस्पॉन्स, ये भी कह सकते हैं, या फिर कई जगह हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जब कोई भी सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया तब उस सर्किट का, यानी इस कैपेसिटर वोल्टेज का क्या रिस्पॉन्स है, वो हो गया नेचुरल रिस्पॉन्स। इसीलिए इसको सोर्स फ्री रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मींस ये जो रिस्पॉन्स है, अगर हमने कोई सोर्स ही कनेक्ट नहीं किया तो ये जो रिस्पॉन्स है, जो हम रिस्पॉन्स हम निकालेंगे CF, वो क्या होगा, ट्रांजिएंट इन नेचर होगा। मींस हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे अगर कैपेसिटर की मैं बात करूं तो वो कुछ समय में चार्ज हो जाएगा और उसके बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट। तो जब तक वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है तो वो किस स्टेट में, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दे रहा है, ट्रांजिएंट स्टेट में। तो ट्रांजिएंट स्टेट मींस दैट इज द वेरिएबल स्टेट, मींस आपका जो वोल्टेज या करंट या जो भी चीज हम फाइंड आउट करें वो क्या हो रहा है, सेटल डाउन होने जा रहा है, सेटल डाउन हुआ नहीं है। अगर सेटल डाउन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। करेक्ट। तो एक तो चीज ये हो गया। ठीक है, PI क्या है, PI इज द फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये वो रिस्पॉन्स है जब हमारा सोर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर कैपेसिटर के केस में बात करूं तो ऑलरेडी कनेक्टेड है और कैपेसिटर क्या हो गया, पूरा चार्ज हो गया है। तभी तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ IT व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे I की जगह पे क्या है, VCT है, तो VCT मींस व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स मींस हमारा जो सोर्स है वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको नेचुरल रिस्पॉन्स सोर्स फ्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे, द वैल्यू ऑफ V मीन द वैल्यू ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और वी कैन से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर रहे हैं तो दिस q इज इक्वल टू 0. सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस सोल्यूशन q इज इक्वल टू 0. करेक्ट. अब आइए इसको देखते हैं. तो मेरा जो सोल्यूशन है इसका VCT, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. एक नेचुरल VNT दैट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस VFT दैट इज द फोर्स रिस्पॉन्स. क्लियर? यहां तक आपको क्लियर होगा. अब इसके आगे देखते हैं कि ये दोनों की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो V एंड T की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले मैं यहां पे लेता हूं नेचुरल रिस्पॉन्स. ठीक है. नेचुरल रिस्पॉन्स में कैसे फाइंड आउट करूंगा. तो अगर यहां पे देखो तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है. V एंड T इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस PT. और इसका कंडीशन क्या है. कंडीशन है कि Q इज इक्वल टू 0 और वी कैन से इन दिस केस V इज इक्वल टू 0. तभी आएगा. तो ये आ गया आपका नेचुरल. अब अगर मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ये आ रहा है, तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी. फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P. सो दिस P इज इक्वल टू 1 बाई RC. आप खुद देख सकते हैं. अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो P की वैल्यू क्या आ रही है 1 बाई RC. तो इफ आई कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से P की वैल्यू क्या आ रही है. हियर P इज इक्वल टू 1 बाई RC. तो मैं सिंपली पुट कर देता हूं V एंड T इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस T बाई RC. ठीक है. ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स निकल गया. अब अगर मुझे निकालना है फोर्स्ड रिस्पॉन्स. फोर्स्ड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है. फोर्स रिस्पॉन्स मीन्स Q is not equal to 0 or we can say this V is not equal to 0 and second is that the time tends to infinity. टाइम क्या हो गया. इंफिनिटी हो गया. तो यहां पे अगर मैं देखूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCT व्हेन टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है. ये चीज हमें देखना पड़ेगा. तो ये सर्किट पे चलते हैं. अगर मैं यहां पर देखूं ये जो सर्किट है मेरा, अगर टाइम इंफिनिटी हो गया यानी ये कनेक्ट रहा और बहुत देर तक कनेक्ट रहा, बहुत ही देर तक, तो ये क्या होगा. कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा. तो यहां से जैसे मैंने लिखा था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा था 0. तो मैं ये कह सकता हूं कि VC एट इंफिनिटी इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, इनपुट DC वोल्टेज वी हैव अप्लाइड. करेक्ट. तो सेम वही चीज यहां पर आप देखिए. सो VCT at time t is equal to infinity is equal to VC infinity and that voltage is the input DC voltage V. So total solution is given by क्या हो गया देखिए. VCT इज इक्वल टू नेचुरल रिस्पॉन्स. तो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है. A e रेज टू द पावर माइनस T बाई RC और फोर्स रिस्पॉन्स क्या है आपका V. करेक्ट. अब देखिए यहां पर एक चीज हमने फाइंड आउट नहीं किया A की वैल्यू. हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A. तो वी हैव टू अप्लाई द इनिशियल कंडीशन. सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A, value of A we apply initial condition. ठीक है. तो इनिशियल कंडीशन का मतलब VC 0 मीन्स एट T इज इक्वल टू 0. तो A e रेज टू द पावर माइनस ये 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, तो 0 बाई RC प्लस V. नाउ व्हाट इज VC 0. हमने यहां पर निकाला था VC 0 क्या है. अगर इनिशियली T 0 माइनस पे VC की वैल्यू अगर 0 थी तो VC 0 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि कैपेसिटर क्या इनिशियली अनचार्ज है. तो यहां से हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं VC 0 की क्या वैल्यू आ जाएगी. अनचार्ज है इसलिए VC 0 की वैल्यू 0 सिंस द कैपेसिटर इज अनचार्ज एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस V.
सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव फाइंड a इज इक्वल टू माइनस v, कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, VCT इज इक्वल टू a की जगह पे ये पुट कर देंगे माइनस v, तो माइनस v e रेस टू द पावर माइनस t बाई आर सी प्लस v, और वी कैन से दिस इज v माइनस v e रेस टू द पावर माइनस t बाई आर सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज द टोटल वोल्टेज 1 माइनस e रेस टू द पावर माइनस t बाई आर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कैपेसिटर का वोल्टेज हमने निकाल लिया VCT इज इक्वल टू v 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हमारा आ गया कैपेसिटर का वोल्टेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने एक आरसी सर्किट को कंसीडर किया। आरसी सर्किट को कंसीडर करने के बाद ये एट टी इज इक्वल टू टाइम 0 पे हमने स्विच को क्लोज किया। तो क्लोज करने से क्या हुआ, इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो VCT 0 ही रहेगा। VR प्लस VC KVL लगाया, और KVL के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर करंट की वैल्यू फॉर्म करके यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिया, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से हमने कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लिया। तो टोटल सोल्यूशन जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, VCT इज इक्वल टू वी ई माइनस टी। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले देखिए, मैं टी की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। तो मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर आरसी क्या है, यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, एक चीज मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, दैट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट मतलब व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना टाइम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, 5 टाइम कांस्टेंट में जनरली कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट उससे रिलेटेड है, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, कितना फास्ट डिस्चार्ज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम कांस्टेंट पे। तो यहाँ अगर मैं डिफाइन करूँ तो टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय टाउ, एंड दिस इज इक्वल टू आर सी। करेक्ट, ये टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू आर सी। तो यहाँ पे जो हम प्लॉट करेंगे वो टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फर्स्ट केस पहले हम क्या लेते हैं, मैं t इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो VCT की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, यानी VCT की वैल्यू क्या आ गई, 0। और हमें पता भी है t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है तो 0 ही आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, t इज इक्वल टू आर सी, इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट लेता हूं। तो यहाँ पे VCT की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए V 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1। करेक्ट, तो यहाँ से V 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है, 0.367। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.632 V। करेक्ट, थर्ड केस लेते हैं, when t is equal to 2RC, or we can say 2 tau. So VCT is equal to V 1 minus e raised to the power minus 2। तो यहाँ से अगर मैं पुट करता हूँ 1 माइनस ई रेस टू द पावर 0.1353, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.86 वोल्ट V। करेक्ट, फोर्थ केस लेते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 3RC मीन्स 3 tau। सो दिस इज VCT इज इक्वल टू V 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 3। सो V 1 माइनस 0.04, so this is coming out to be 0.96 V। Now fifth case, t is equal to 4RC, or we can say 4 tau. So VCT is equal to V 1 minus e raised to the power minus 4. So minus 4 means 1 minus 0.18,
So this is coming out to be 0.98 V. करेक्ट। एक और लेते हैं, T इज इक्वल टू 5RC इज इक्वल टू 5 tau, so VCT is equal to V 1 minus e raised to the power minus 5, so V 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी 0.000067, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.99 V। तो हम ये कह सकते हैं कि विथ विद इन t इज इक्वल टू 5t यानी 5 टाइम कांस्टेंट में जो हमारा कैपेसिटर है वो 99% तक क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि फॉर अप्रोक्सीमेटली टाउ इज इक्वल टू 5RC मीन्स in 5RC, T is equal to 5RC, the capacitor is fully charged. 99%, 99.9 means that is the fully charged। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपकी वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू आई थी इसको मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम में ये 63% तक गया और यहाँ पर 5 टाइम में ये करीब करीब 99% तक चला गया। तो आप ये देख सकते हैं ये ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो आप ये कह सकते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम in which the capacitor charges to 63% of its final value. So time constant of RC circuit is defined as time in which it charges up to 63%, approximately 63% of its final value, ठीक है। तो चार्जिंग के लिए हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपके टाइम कांस्टेंट की बात। और चार्जिंग के लिए हमने देखा कि अगर एक कैपेसिटर है इनिशियली अनचार्ज है तो उसकी चार्जिंग का नेचर कैसे होगा, टाइम डोमेन एनालिसिस चार्जिंग के लिए देखा। अब अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए अगर कोई एक कैपेसिटर है और उसके डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा होगा, यानी डिस्चार्जिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। उसके लिए मैं पहले सर्किट ड्रॉ कर देता हूं कि डिस्चार्जिंग को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग को एनालाइज करने के लिए मैंने ये सर्किट कंसीडर किया। इसका मतलब पहले यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो t इजिकल टू 0 पे मैंने क्या किया, स्विच को यहाँ कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैंने स्विच को यहाँ कनेक्ट कर रखा है इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है बहुत टाइम पहले से तो ये ऑलरेडी चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 माइनस Vc 0 माइनस, मतलब Vc 0 माइनस इज इक्वल टू V, करेक्ट। एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, अगर 0 प्लस पे भी देखो तो Vc 0 प्लस इज इक्वल टू V, यानी स्विच यहाँ कनेक्ट होने से जस्ट पहले, मतलब यहाँ पर जो स्विच कनेक्टेड है उस वक्त यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया, V। देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर 1 पे स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। तो t इजिकल टू 0 माइनस का मतलब क्या है, स्विच की पोजीशन कहाँ पे, 1 पे है, तो हमारे अक्रॉस ये वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, V। अब मैंने क्या किया, t इजिकल टू 0 पे इस स्विच को 1 से 2 पे कनेक्ट किया। कहाँ किया, स्विच को 1 से 2 पे कनेक्ट किया, करेक्ट। तो अगर मैं t इजिकल टू 0 पे स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो t इजिकल टू 0 प्लस, यानी जस्ट जैसे ही कनेक्ट किया तब भी कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा, V वोल्टेज होगा, क्योंकि इतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा नहीं, करेक्ट। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से सर्किट देखूं तो मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा सर्किट कैसा हो जाएगा, तो अगर ये 2 से कनेक्ट होता है तो मेरा सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज सोर्स हट जाएगा और ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं KVL लगा देता हूँ, करंट एज्यूम कर लेता हूँ, सेम जैसे हमने प्रीवियस फॉलो किया था सेम वैसे ही फॉलो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, वी आर
प्लस VC इज इक्वल टू 0। अब कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस VC इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है दिस I करंट इज इक्वल टू IC कलेक्टर करंट एंड दिस इज इक्वल टू C dV अपॉन dt। ठीक है, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, तो यहां से आ जाएगा RC d VC अपॉन dt प्लस VC इज इक्वल टू 0। फिर वही करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई RC, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई RC, करेक्ट। तो dVC अपॉन dt प्लस VC अपॉन RC इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। अब ये भी आपका क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये इक्वेशन जो है दिस इज फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर सोर्स तो हमारा है ही नहीं, अगर सोर्स नहीं है मतलब क्या होगा, फोर्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फोर्स रिस्पॉन्स क्यों था, ड्यू टू सोर्स। सो इफ नो सोर्स इज देयर दिस फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा दिस सोल्यूशन VCT, यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही सोल्यूशन होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स VNT, और दिस VFT मींस दिस फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है। तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं VNT कैसे निकाला था हमने, नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे निकाला था, नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स VNT इज इक्वल टू AE रेज टू द पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, वेयर P इज इक्वल टू RC। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया। तो टोटल रिस्पॉन्स यहां से क्या हो जाएगा, VCT इज इक्वल टू AE रेज टू द पावर माइनस T बाई RC। फोर्स रिस्पॉन्स हमारा 0 है। अब देखिए A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एट T इज इक्वल टू 0, T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो VC 0 क्या है, अब यहां पर क्या है, कैपेसिटर जो है वो क्या है, चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है, VC 0 क्या आएगा, V आ जाएगा, यहाँ पे VC 0 इज इक्वल टू V, करेक्ट। तो यहां से आ जाएगा VCT इज इक्वल टू VE रेज टू द पावर माइनस T बाई RC, करेक्ट। अब अगर यहां पर भी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, ये आ गया आपका, दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन फॉर द discharging this is the voltage equation for the discharging of a capacitor, करेक्ट। ठीक है, इसका भी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, वही सेम, T इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, VC 0 इज इक्वल टू V, यानी पूरा फुल चार्ज है। T इज इक्वल टू RC VC, so VCT इज इक्वल टू RC का मतलब क्या होगा, दिस इज VE raised to the power minus 1, so this is coming out with 0.367 V। ठीक है, T is equal to 2RC, so this VCT is equal to VE raised to the power minus 2, और ये वैल्यू आती है 0.1353 V। at T is equal to 3RC, VCT is equal to VE raised to the power minus 3, so this is equal to 0.04 V। at T is equal to 4RC, VCT
is equal to v e raised to the power minus 4. This is coming out to be 0.0183 v, and at t is equal to 5 rc, this is very less, vct is equal to v e raised to the power minus 5, and this is coming out to 0.0067. so this is approximately equal to 0. तो हम ये कह सकते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट में क्या हो गया, आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर इस ये सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये ग्राफ आएगा। अब यहाँ से भी मैं चाहूँ तो टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट of RC circuit is defined as time required to discharge the capacitor by 36% of its ओरिजिनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। देखिए ये टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 36%, यानी पहले टाइम कांस्टेंट में कितना डिक्रीज हो रहा है, 36% ये रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम रिस्पॉन्स और द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द आरसी सर्किट, और आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ द आरएल सर्किट पढ़ेंगे, और अगर आपको ये लेक्चर क्लियर है तो आरएल सर्किट को हम बहुत ही इजीली टाइम डोमेन एनालिसिस वहां पर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही सिमिलर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एंड थैंक यू।